हेलो बच्चों। आज फिर हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर हो चुके हैं इसी चैप्टर के, वंशागति का आणविक आधार। तो इसमें हमने पहले देखा था आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, फर्स्ट वीडियो देखी बनाई थी हमने। तो जिसने नहीं देखा वो जाकर देख सकता है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। फिर दूसरा हमने देखा था डीएनए की संरचना। तो उसमें हमने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, शार्गेफ का नियम और वॉटसन और क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल भी उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीएनए द्विगुणन, जो कि आपके नीट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एंजाइम के जनरली नाम पूछे जाते हैं, या फिर लीडिंग स्टैंड कौन सा होता है, लैगिंग स्टैंड कौन सा होता है, कौन सा एंजाइम वहाँ पे काम कर रहा है, डीएनए से आरएनए बनाना हो या फिर आपको डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना हो, तब क्या होता है। तो डीएनए द्विगुणन की पहले डेफिनेशन देखेंगे। द्विगुणन यानी कि दो चीजों का बनना। तो किसी एक चीज से दो चीजें बनना बिल्कुल उसकी जैसी, आइडेंटिकल, उसको हम लोग बोलते हैं द्विगुणन। तो एक डीएनए से उसी के जैसे 2 नए डीएनए बनना, इस प्रक्रिया को बोला जाता है डीएनए द्विगुणन, या फिर इंग्लिश में डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए तो पहले देखते हैं कि होता क्या। मान लीजिए डीएनए है और इस डीएनए से अगर आप नया डीएनए बना रहे हो, तब इस प्रक्रिया को बोला जाएगा डीएनए द्विगुणन या फिर रेप्लिकेशन। डीएनए से नए डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन। और अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसको बोलते हैं अनुलिपीकरण या ट्रांसक्रिप्शन। अनुलिपीकरण या ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये कहलाता है अनुवादन या अनुलेखन, ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए द्विगुणन। डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलिपीकरण। और आरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन या अनुवादन। इस पूरे प्रोसेस को क्रिक वैज्ञानिक ने क्या बोला था, इसको सेंट्रल डोग्मा। इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये लगभग सभी जीवों के अंदर ये जो प्रोसेस है वो कॉमन होता है, और इस पूरी प्रक्रिया को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। ठीक, तो जनरली होता क्या है, डीएनए से आरएनए ही बनता है। लेकिन कुछ वायरसेस में क्या पाया जाता है, उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे एचआईवी हो गया, कोरोना हो गया। तो वो करते क्या है, अपने आरएनए से दूसरा डीएनए बनाते हैं। तो कहीं पर अगर आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए, आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा कर रहे हैं। बट पीछे जाने को क्या बोलते हैं, रिवर्स या व्युत्क्रम। हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा कर रहे हैं। डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा, फिर उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, व्युत्क्रम अनुलिपीकरण, व्युत्क्रम अनुलिपीकरण। और इसको खोजा था वैज्ञानिक ने टेमिन और डी बाल्टीमोर। टेमिन साइंटिस्ट और डी बाल्टीमोर, इसकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना आप लोग, बाल्टीमोर। तो ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। जो एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाता है, उस एंजाइम को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वह एंजाइम जो आरएनए से डीएनए बनाता है, उसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम के लास्ट में ज्यादातर एज लगाते हैं। तो वह प्रक्रिया जिससे आरएनए से डीएनए बनना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जिसने खोज करी थी, टेमिन और डी बाल्टीमोर ने। इन्होंने किस एंजाइम के बारे में बताया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए बनाता है। किन जीवों में पाया जा सकता है, वायरसेस में, जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। साथ में हमारे अंदर भी होता है, टीलोमियर्स के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम के एंड को टीलोमियर बोलते हैं। तो वहां पर ये वाला एंजाइम पाया जाता है जो आरएनए से डीएनए बनाने का काम करता है। चलिए, तो ये तो ओवरव्यू हो गया। इन सभी प्रोसेस को हमें बाद में डिटेल में देखना है। आज फिलहाल हमारा जो फोकस है वो डीएनए रेप्लिकेशन पे रहेगा। जब भी कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग कवर करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को, फिर देखेंगे ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है। चलिए, तो अपना डीएनए रेप्लिकेशन हम शुरू करते हैं।
तो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रकृति, कोई भी नाम ले लो उसका, क्या है डेफिनेशन? एक डीएनए से उसी के जैसे दो नए डीएनए बनना डीएनए द्विगुणन कहलाता है। यह क्षमता डीएनए में पाई जाती है, आरएनए में जनरली यह क्षमता नहीं होती है। तो डीएनए का द्विगुणन जो होता है वो अर्ध संरक्षी होता है। इसको प्रूफ करने के लिए दो वैज्ञानिक आए, मैसेल्सन और स्टाल का प्रयोग। दो वैज्ञानिक थे, मैसेल्सन और स्टाल। इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए का द्विगुणन है, डीएनए का द्विगुणन वो अर्ध संरक्षी होता है। अभी अर्ध संरक्षी का मतलब क्या है? अर्ध संरक्षी होता है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये थे डीएनए के दो स्ट्रैंड, पहले इनको हमने अलग करा, अलग करने के बाद में ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं इनके ऊपर नया स्ट्रैंड बनेगा। तो जब कोई दो डीएनए बनेंगे एक डीएनए से, मान लीजिए एक डीएनए था जिसमें दो स्ट्रैंड थे, अलग हुए, इन दोनों से दो डीएनए बन गए दोनों स्ट्रैंड से। अब इनके अंदर एक स्ट्रैंड पुराना वाला होगा और एक स्ट्रैंड नया वाला होगा। प्रत्येक जो डीएनए बनता है जब भी रेप्लिकेशन होता है तो उसके अंदर एक स्ट्रैंड पैतृक डीएनए का होता है और एक स्ट्रैंड नए डीएनए का होता है। डीएनए के द्विगुणन की इस प्रक्रिया को बोलते हैं अर्ध संरक्षी द्विगुणन। इसको सिद्ध किसने किया था? मैसेल्सन और स्टाल ने, ऑलमोस्ट 1958 के आसपास। तो एक्सपेरिमेंट क्या करा था इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, एसरीशिया कोलाई, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, फायदा ही पहुंचाता है। ई कोलाई पर ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, इसके अंदर डीएनए है, ओके। डीएनए के अंदर जो जनरली नाइट्रोजन क्षारक में नाइट्रोजन होता है वो होता है नाइट्रोजन 14, इसको बोलते हैं लाइट नाइट्रोजन, ठीक। एक होता है नाइट्रोजन 15, इसको क्या बोलते हैं? हैवी नाइट्रोजन, भारी नाइट्रोजन, हैवी नाइट्रोजन। तो प्रोटीन हो, चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, सभी के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है और वो नाइट्रोजन नॉर्मल वाला होता है, नाइट्रोजन 14। तो इन्होंने क्या करा, ई कोलाई की जो सेल्स है उनको बहुत सारे मीडियम तक, उनको बहुत सारी जनरेशन तक उन्होंने नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में रखा, यानी कि ऐसे माध्यम के अंदर रखा जहां पर खाद्य पदार्थ के रूप में उनको नाइट्रोजन 15 मिला। वहां पर उन्होंने लिया था अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन 15 था, हैवी नाइट्रोजन। तो उनको ऐसे माध्यम में रखा जहां पर 15N पाया जा रहा था माध्यम के अंदर। तो भोजन के रूप में वो नाइट्रोजन को लेंगे क्योंकि इनको अमीनो एसिड बनाना है, प्रोटीन बनाना है और डीएनए भी बनाना है। तो एक जनरेशन ऐसी आएगी जब उनके सभी डीएनए में दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 वाले हो जाएंगे। तो मान लेते हैं वो जनरेशन आने के बाद जो हमारा ई कोलाई का डीएनए था उसके अंदर मान लेते हैं दोनों स्ट्रैंड कैसे हो गए, नाइट्रोजन 15 वाले हो गए। ये दोनों स्ट्रैंड कैसे हो गए, नाइट्रोजन 15 वाले, ओके। अब क्या किया गया, इसको नॉर्मल मीडियम में रखा गया जिस मीडियम के अंदर नाइट्रोजन 14 था, नाइट्रोजन 14 मीडियम। तो अब ये जो बैक्टीरिया है ये हर 20 मिनट में डिवाइड करता रहता है। हर 20 मिनट में इसमें एक सेल से दो सेल बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी। तो पहला डिवीजन यानी कि आफ्टर 20 मिनट्स क्या होगा, इसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे। ये ब्लैक वाले जो है ये हैवी नाइट्रोजन को दर्शा रहे हैं, ये दूसरा वाला हैवी नाइट्रोजन। अब इनको नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में रखा गया है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, भोजन के रूप में इस नाइट्रोजन को लेगा, जिसकी वजह से ये पहला वाला स्ट्रैंड तो पुराना ही रहना है, नाइट्रोजन 15 वाला, लिख देता हूं मैं नाइट्रोजन 15, और ये भी नाइट्रोजन 15। लेकिन जब इसका द्विगुणन होगा तो अब इस स्ट्रैंड के अंदर जो नया वाला स्ट्रैंड अब बना है उसके अंदर जो नाइट्रोजन आएगा वो होगा नाइट्रोजन 14। इसी तरह से यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा वो नाइट्रोजन 14 होगा। तो अब अगर दोनों को हम ध्यान से देखें तो इन दोनों डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड पुराना वाला है जो कि पैतृक डीएनए से मिला है, एक जो रेड वाला है वो नया स्ट्रैंड है।
तो जब भी डीएनए का द्विगुणन होता है, उस एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, जिसमें से एक स्ट्रैंड बेहतर डीएनए का होता है, पुराना वाला, और एक स्ट्रैंड नया होता है। अब अगर ये आगे चलकर फिर से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए आफ्टर 14 मिनट, 40 मिनट बीत गए, पहले एक सेल से दो सेल बनी थी, अब दो से क्या बनेगी, चार बनेगी। तो क्या करोगे आप, देखिए इनको अलग कीजिए। इनको जब अलग करोगे तो क्या होगा, जो ब्लैक वाला है वो तो ऐसे रहेगा, लेकिन ब्लैक वाले के चारों तरफ जो है, जो दूसरा स्टैंड आएगा वो नया आएगा। इस तरह से नाइट्रोजन 14 ये नॉर्मल वाला है। तो जब ये ग्रो करेगा तो इसके चारों तरफ भी नाइट्रोजन 14 वाला क्या जाएगा, स्टैंड आ जाएगा। देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो ये रहा नाइट्रोजन 15 वाला डीएनए, ये दूसरा नाइट्रोजन 15 वाला डीएनए। एक से दो बना था, तो दो से कितने बनेंगे, चार। ये रहा हमारा नाइट्रोजन 14 वाला, क्योंकि जब द्विगुणन होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे और उनकी चारों तरफ एक नया डीएनए बन जाएगा इस तरह से। ये रहा। तो यहाँ पर जो दो डीएनए बनेंगे उनमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला नाइट्रोजन 15 और एक नाइट्रोजन 14 वाला, और जो बाकी के दो डीएनए बनेंगे उनमें दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे, नाइट्रोजन 14 वाले। लेकिन इनमें भी एक स्ट्रैंड जो है वो पहले पुराने वाला है और एक स्ट्रैंड अभी न्यूली सिंथेसाइज्ड है। तो ये नाइट्रोजन 15 और ये नाइट्रोजन 14। तो इस तरह का कुछ केस था। तो ये था मेसेल्सन और स्टाल का प्रयोग कि डीएनए का द्विगुणन अर्धसंरक्षी होता है। जब नए डीएनए बनता है तो उसमें एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया होता है। चलिए, तो इसको नोट करना चाहते हो कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, रब करते हैं इसको। अब देखते हैं डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि जानने से पहले कुछ एंजाइम्स के बारे में जानना जरूरी है कि कौन कौन से एंजाइम हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं, क्या क्या काम है उनका, कौन सा एंजाइम कहां पर यूज करना है, सबको देखेंगे एक एक स्टेप करके। चलिए, तो डीएनए द्विगुणन में कुछ एंजाइम्स यूज होते हैं, उनका काम बता देता हूँ क्या क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की, जिसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो पहले सारे पॉलीमरेज के बारे में बात कर लेते हैं कि पॉलीमरेज एंजाइम आखिर होते क्या है। पॉलीमरेज एंजाइम क्या होते हैं? पॉलीमरेज यानी कि पॉलीमर बनाना, किसी खंडों को जोड़ जोड़कर एक बड़ा सा अणु बनाना। तो उस अणुओं को बनाने का काम जो एंजाइम करेंगे उनको बोलेंगे पॉलीमरेज। इनका काम होता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना और एक बड़ा सा बहुलक बनाना। जैसे आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बड़ा सा एक आरएनए बना देंगे, या फिर डीएनए के अंदर छोटे छोटे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़कर बड़ा सा डीएनए बना देंगे। तो ऐसे एंजाइम जो छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए वो कहलाते हैं पॉलीमरेज। अब मान लीजिए ये डीएनए है, ये डीएनए है, और इस डीएनए से आगे चलकर नया डीएनए बना। तब इस एंजाइम का नाम क्या होगा? देखिए, जिससे आप बना रहे हो उसको टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट, जिससे भी कोई नई चीज बनाई जा रही है जिसकी सहायता से, वो टेम्पलेट कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर डीएनए से हमने डीएनए बनाया है, तो जो एंजाइम यहाँ पर रहा होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा था? डीएनए पर। तो उसको बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए डिपेंडेंट, और बनाया क्या उसने? डीएनए पॉलीमरेज। तो ये इसका नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ऐसा एंजाइम जो डीएनए पर काम करता है और डीएनए को ही बनाता है, तो उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वहां यूज करेंगे जिस पर वो बना रहा है, और जो बनाएगा उसके सामने पॉलीमरेज लिख देंगे। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या सिंपली इसको कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज। सिंपली इसका नाम रहना है क्या? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तीन तरह के होते हैं, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 1। इनकी खोज की थी कॉर्नबर्ग ने। कॉर्नबर्ग ने। चलिए, तो ये तो पहला केस हो गया। दूसरा देखते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास एक डीएनए हो और उस डीएनए से हमको आरएनए बनाना हो। तो अब की बार टेम्पलेट की तरह किसको यूज किया हमने?
डीएनए को, तो नाम क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट। ओके, बना क्या है, आरएनए। यहाँ पर डीएनए बना था तो हमने बोला था डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ आरएनए बन रहा है तो इसको बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या नाम है इसका, डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि ये डीएनए पर निर्भर कर रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या सिंपली हम इसको बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। और ये भी आप देखोगे ये भी 3 तरह के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड। ओके, आरएनए पॉलीमरेज। चलिए थर्ड कंडीशन देखते हैं फिर। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ वायरस होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो क्या करते हैं, आरएनए से नया डीएनए बनाते हैं। तो अब की बार टेम्पलेट की तरह काम कौन कर रहा है, आरएनए। बना क्या रहे हैं, डीएनए, तो इसको बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो है आरएनए से डीएनए हम बना रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में तो डीएनए से आरएनए बनता है। तो इसलिए इस एंजाइम का दूसरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंपॉर्टेंट एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये है इस एंजाइम का नाम। चलिए चौथी कंडीशन देख लेते हैं, जो थोड़ी रेयर होती है, कम ही पाई जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आरएनए ही अपने जैसा दूसरे आरएनए बना सकता है, तब इसको बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए से ही दूसरा आरएनए बनाना क्या कहलाता है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये 4 प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। एक वो जो डीएनए से डीएनए बनाएंगे, उनको बोलेंगे सिंपली डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोटिक के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और यूकैरियोटिक के अंदर एक होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ये सब किसमें होते हैं, यूकैरियोट, और ये किसमें होंगे, प्रोकैरियोट। ठीक, उसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए से आरएनए बनाएगा, या सिंपली इसको आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे। 3 तरह के होते हैं, 1, 2, 3, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो आरएनए से डीएनए बनाए उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और जो आरएनए से आरएनए बनाए आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये होते हैं पॉलीमरेज एंजाइम, जिनका काम होता है नए डीएनए को बनाना या फिर नए आरएनए को बनाना। चलिए, तो ये पहला एंजाइम हमने देखा। अब उसके बाद दूसरे एंजाइम्स की भी बात करेंगे हम, और फिर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, एक एक स्टेप करके इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से जब समझ जाते हैं तो याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो एंजाइम के नाम है वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसके बिना तो भाई होगा नहीं। चलिए, डीएनए देख ना, तो इसमें हमने क्या देख लिया, फिलहाल हमने पॉलीमरेज के बारे में देख लिया। उसके अलावा आते हैं डीएनए लाइगेज। कौन होता है, डीएनए लाइगेज। इनका क्या काम होता है, डीएनए के टुकड़े को जोड़ना, आपस में डीएनए के खंडों को जोड़ना या उनको सील करना। इसका काम क्या होता है, डीएनए लाइगेज का डीएनए के खंडों को जोड़ना। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है न्यूक्लियोटाइड के बीच में, तो उनका आपस में जोड़ देता है। इसके अलावा प्राइमेज एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपली आरएनए पॉलीमरेज। इसका काम होता है आरएनए प्राइमर बनाना। पढ़ेंगे इसको अभी कि कहाँ पर काम करता है, आरएनए प्राइमर बनाना। ओके, इसके अलावा होते हैं फास्फोराइलेज, फास्फोराइलेज यानी फास्फेट ग्रुप को ऐड करना। तो इनका काम होता है मोनोफास्फेट को, जो मोनोफास्फेट है उनको एनर्जी देकर किसमें परिवर्तित करना, ट्राइफास्फेट में। तो ये काम कौन करेगा, फास्फोराइलेज, मोनोफास्फेट को ट्राइफास्फेट में कन्वर्ट करना एनर्जी के द्वारा, एटीपी के द्वारा।
फिर इसी का उल्टा काम करता है पायरोफॉस्फेटेज। पायरोफॉस्फेटेज ये उल्टा काम करेगा। ये क्या बनाएगा? ये ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट बनाएगा और पायरोफॉस्फेट बाहर निकल जाता है, पीपीआई। तो पायरोफॉस्फेटेज। ठीक। इसके अलावा कुछ और प्रोटीन होते हैं जो काम करते हैं, जैसे एसएसबीपी। इसकी फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करेगी और उसको स्थायित्व प्रदान करेगी, उसको बोलते हैं एसएसबीपी। इसके अलावा टोपोआइसोमरेज जिसको हम लोग बैक्टीरिया के अंदर क्या बोलते हैं? डीएनए गायरेज। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है डीएनए में अगर तनाव आ गया है उसको दूर करना, या फिर सुपर कोइलिंग आ गई है जिसको हम लोग बोलते हैं ऐठन कहा जाना। तो सुपर कोइलिंग को दूर करना, ये काम किसका होता है? टोपोआइसोमरेज, या इसका दूसरा नाम डीएनए गायरेज। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हेलिकेज एंजाइम। इसका काम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना और डीएनए के खंडों को, दोनों जो खंड आपस में जुड़े हुए थे, दोनों स्ट्रैंड, उनको अलग कर देना। तो ये काम होता है किसका? हेलिकेज एंजाइम का। इसके अलावा और भी होते हैं डीएनए प्रोटीन, पर वापस सिलेबस के बाहर है। डीएनए प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जाकर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह होती है डीएनए में जहां से डीएनए द्विगुणन को स्टार्ट करना है। तो डीएनए प्रोटीन वहां पे जाता है और उसको खोल देता है। ये काम होता है डीएनए प्रोटीन का। फिर तुरंत ही आ जाता है हेलिकेज एंजाइम, जो उसको आपस में क्या करेगा? जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है डीएनए में, उनको अलग करता रहेगा और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलते चले जाएंगे। चलिए, तो ये थे कुछ एंजाइम्स जो आपको ध्यान रखने हैं। एंजाइम्स यूज करेंगे हम लोग। चलिए अब देखते हैं स्टेप वाइज कि डीएनए का द्विगुणन होगा कैसे। चलिए, पहला क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको बोलते हैं ओराई या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि द्विगुणन का उद्भव। स्थल डीएनए में वह जगह जहां से डीएनए को अलग करके उसका रेप्लिकेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, उनके अंदर सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसलिए ऐसे जीवों को बोलते हैं मोनो मीन्स एक। तो जिनके अंदर सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसको बोलते हैं मोनो रेप्लिकोनिक। जबकि यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत सारे होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मल्टी रेप्लिकोनिक। कौन होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनके अंदर एक से ज्यादा ओरिजिनल रेप्लिकेशन होते हैं। अच्छा, तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो ऐसे नहीं कि कहीं से भी शुरू हो जाए। कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, कुछ मुख्य स्थल होते हैं जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो ऐसा माना जाता है जहां पर 80 रिच सीक्वेंस पाए जाते हैं, यानी जहां पर 80 बार बार रिपीट हो रहा होता है, 80 वहां से डीएनए का द्विगुणन स्टार्ट होता है। अब 80 ही क्यों, जी से क्यों नहीं? इसका भी कारण सिंपल है भाई, जो ए और टी होता है इनके बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, और जो सी और जी है इनके बीच में 3 बॉन्ड है। तो 2 बॉन्ड को तोड़ना इजी है, कम एनर्जी जरूरत पड़ेगी। 3 बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हमारी जो सेल है वो एनर्जी को कंज्यूम करके रखना चाहती है, तो इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन वहीं से होता है जहां से 80 रिच सीक्वेंस पाए जाते हैं, या जहां पे बॉन्ड्स को तोड़ना इजी होता है।
तो AT रिच सीक्वेंस जहाँ पर होंगे वहाँ पर DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। चलिए, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि DNA का रेप्लिकेशन सेल डिवीजन में किस जगह होता है या कौन से फेज में होता है, कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूकेरियोटिक कोशिका में जो एस फेज होता है उसके अंदर DNA का रेप्लिकेशन होता है, इसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज। ओके, तो DNA का रेप्लिकेशन हमारे अंदर किस जगह पर होता है सेल में? हमारे अंदर न्यूक्लियस है, हम लोग यूकेरियोटिक जीव हैं, तो यूकेरियोटिक जीव के अंदर रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। प्रोकैरियोटिक जीवों में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो इसलिए उनके अंदर DNA का द्विगुणन साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। चलिए, फिर उसके बाद में आता है जो मोनोफॉस्फेट है हमारे, उनको डाइफॉस्फेट में बदलना। तो अगला पॉइंट क्या होगा? मोनोफॉस्फेट को, या फिर ऐसे लिख लीजिए, जो हमारे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट थे, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इस पर एंजाइम करेगा फास्फोराइलेज, काम करेगा इस पर फास्फोराइलेज, और ये इसको ट्राइफॉस्फेट में बदल देगा, DDP, और 2 फास्फेट यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। इसी तरह से DTMP, डीऑक्सी थाइमोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, इस पर भी एंजाइम काम करेगा और इसको बदल देगा ट्राइफॉस्फेट में। इसी तरह से DCPMP साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, इस पर सेम एंजाइम ने काम करा और इसको बदल दिया DCTP में। और इसी तरह से काम किया DGMP गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, सेम एंजाइम, और इसको कन्वर्ट कर देगा DGT। तो सेकेंड स्टेप ये है कि जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें जो मोनोफॉस्फेट पड़े हुए हैं, डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट, उनको फास्फोराइलेज एंजाइम के द्वारा एनर्जी देना, एनर्जाइज करना, उनको सक्रिय बनाना और ट्राइफॉस्फेट में बदल देना। जब ये सक्रिय हो जाते हैं तो आसानी से जाकर DNA से बाइंड कर सकते हैं, और जब ये बाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये ट्राइफॉस्फेट फिर से मोनोफॉस्फेट में बदल जाते हैं। तो मोनोफॉस्फेट में जब ये बदलेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी का यूज किया जाता है DNA के खंडों को आपस में जोड़ने में और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जोड़ने में। चलिए, ये 2 स्टेप हुए। पहले में ओरिजिन रेप्लिकेशन होगा, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। दूसरे में जो होगा, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड है मोनोफॉस्फेट वाले, उनको ट्राइफॉस्फेट में बदला जाएगा, एनर्जाइज किया जाएगा। फिर उसके बाद में DNA को ओपन किया जाएगा। अब क्या करेंगे? हम DNA को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद में उससे कुछ एंजाइम आकर जुड़ जाएंगे और DNA का रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, DNA हो या फिर RNA हो, हमेशा वे 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेंगे। 5 पर फास्फेट होता है और 3 पर OH होता है। तो जो नए समूह होते हैं वो हमेशा OH पर आकर जुड़ते हैं, ना कि 5। तो इसमें जब हम देखेंगे, मान लीजिए यह था हमारा DNA, इस तरह का था DNA। इसमें क्या होगा? बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो उनको तोड़ना जरूरी है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन तोड़ता है? हेलिकेज एंजाइम। तो मान लीजिए इसको हमने तोड़कर कुछ ऐसी कंडीशन बना ली, कुछ इस तरह का कर दिया। तो ये कुछ दिख नहीं रहा है, जैसे चिमटा होता है, चिमटी की जैसे स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क, क्या बोलेंगे इसको? रेप्लिकेशन फोर्क। तो इसमें होता क्या है? मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ 5 होगा, और इस तरह यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 होगा। तो जो नया DNA बनता है वो 5 से 3 के डायरेक्शन में बनता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले RNA का छोटा सा टुकड़ा जुड़ता है, जिसको प्राइमर कहते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड के आसपास मानी जाती है। तो यहाँ पे 5 प्राइम होगा, और फिर जो अगला, जो आगे का पार्ट है वो DNA का होगा। तो DNA इस तरह से सिंथेसाइज होगा 5 से 3 की तरफ, यहाँ पे 3 प्राइम मान लीजिए। और इसी तरह से जब ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, फिर नंबर आता है दूसरे वाले स्टैंड का। तो यहाँ पर भी पहले प्राइमर जुड़ेगा और वो DNA को इस तरह से आगे बढ़ाता हुआ चलेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3। इस तरह से बनता चला जाता है। जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ये बनेगा, फिर इसको फिर से खोला जाएगा, और फिर ये जो यहाँ पर सिंथेसिस हो रही है वो कंटिन्यूस ऐसे होती चली जाएगी। और फिर हम देखेंगे यहाँ पर जो DNA होता है इस वाले स्टैंड में, वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनता है, जिसको बोलते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट। चलिए, तो अपने मेन मुद्दे पर आते हैं हम लोग डायग्राम की सहायता से।
समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे। हो सकता है लेक्चर थोड़ा बड़ा हो, पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे है, किस तरह से एंजाइम्स काम करते हैं। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास डीएनए था। ये रहा हमारा डीएनए, इस तरह से था, एक दूसरे के चारों तरफ लिपटा हुआ। सबसे पहला काम क्या है, मान लीजिए इस पॉइंट से हमें रेप्लिकेशन शुरू करना है, तो डीएनए प्रोटीन आता है और उसको खींच देता है। खींचने से कुछ स्ट्रक्चर इसकी ऐसी हो जाएगी, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर ये जो बन जाता है बबल टाइप का, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल, तो इसको थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं। चलिए ये जो खुली हुई स्ट्रक्चर है इसको देखते हैं ठीक से कि आखिर ये देखता कैसा है। चलिए तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा है। ये रहा रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पर बन चुका है। ये सिरा मैं मान लेता हूँ ये 3 प्राइम है और ये 5 है। इसी तरह से यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 5 होगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से, देखिए ये जो गोल वाला पार्ट है ये फास्फेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो पार्ट है ये पेंटोस शुगर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके साथ में हमको जोड़ना है किसी भी नाइट्रोजन क्षार। ओके, ये एक न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट है। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन है और इसमें हमने यहाँ पे 3 फास्फेट जोड़ रखे हैं, तब इसका क्या नाम होगा? DATP। क्या है ये? DATP। इसी तरह से साइटोसिन भी जुड़ा होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर साइटोसिन जुड़ा हुआ है और 3 फास्फेट भी है इसके पास, तो इसको क्या बोलेंगे? DCTP। ठीक, उसके बाद मान लीजिए फिर गुआनिन भी है और उसके साथ में भी 3 फास्फेट इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो डी मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा DTTP, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। और फिर क्या बचता है? गुआनिन, उसमें भी 3 फास्फेट इस तरह जोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन क्षारक, तो इसको क्या बोलेंगे? DGTP। चलिए, तो ये है हमारे एनर्जेटिक सक्रिय न्यूक्लियोटाइड। ध्यान देने वाली क्या बात है, ये 5' सिरा रहेगा और ये 3', ये 5', ये 3', ये 5' और ये 3', 5', 3'। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे तो वो हमेशा 3' वाले सिरे पर जोड़ने हैं। और जब ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ेंगे तो इनमें से 2 फास्फेट रिमूव हो जाते हैं। उन फास्फेट से जो एनर्जी निकलती है उसका यूज हम लोग न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने में करते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर बनाकर इसको दिखाता हूँ किस तरह से ये लगा हुआ है। यहाँ पर एक 3' सिरा है, तो यहाँ पर मैं इस तरह इसको जो है इस तरह से ले लेता हूँ, ऐसे जुड़ा हुआ है मोनोफॉस्फेट। ओके, ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए, ये वाला हो गया। अब इस वाले में क्या करेंगे? उल्टा बनाएंगे इसमें। इस वाले में थोड़ा क्या करना है? उल्टा टाइप का इस तरह से बनाना है, क्योंकि पीछे वाले गोल सिरा 5 होगा और फिर आगे वाला जो मैं बना रहा हूँ ये हार्ट शेप, ये 3 होगा। इस तरह से ये हो गया और ये, फिर उसके बाद में मान लीजिए यहाँ से इस तरह से जा रहा है फिर। ओके, ये रहा हमारा डीएनए। चलिए, ये समझने के लिए ऐसा बना है। अगर एग्जाम में आता है तो ऐसा नहीं बनाना है आपको, उसके लिए मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा। ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो हमारा ये खुला हुआ सिरा है हार्ट वाला, वो 3' एंड होगा
और जो ये गोल वाला है इसके पीछे वो तरफ 5 होगा। अब हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है डीएनए से नया डीएनए। डीएनए से हमें क्या बनाना है, नया डीएनए बनाना है। तो नया डीएनए बनाना है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड। ये जो नाम है इनको इनकी डिस्कवरी के आधार पर दिया गया। फर्स्ट वाला जो था वो कोरेनबर्ग ने डिस्कवर किया था, पहले डिस्कवर हुआ था वो, फिर दूसरे पर सेकंड वाला, और थर्ड पर तीसरे वाला। चलिए, तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, अब ये क्या है, ये कुछ वीआईपी लोगों की तरह होता है। जैसा अगर आप किसी वीआईपी आदमी को या किसी सेलिब्रिटी को अपने फंक्शन में बुलाते हो, किसी पार्टी में बुलाते हो, तो उनके कुछ नखरे होते हैं, उनकी कुछ फरमाइशें होती है कि भाई हमारी फरमाइशें तुम पूरी करोगे तो ही हम तुम्हारे पार्टी या फंक्शन को अटेंड करेंगे। तो ऐसे हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। अब ये जो है ये कहता है कि मैं सिर्फ वहीं पर काम करूंगा जहां पर पहले से ही फ्री 3' OH ग्रुप हो, जहां पर पहले से ही फ्री 3' OH ग्रुप हो। साथ में इसकी दूसरी फरमाइश ये है कि मैं वहां पे काम करूंगा जहां पर डीएनए आरएनए संकर उपस्थित हो, डीएनए आरएनए हाइब्रिड। तो ये 2 फरमाइशें इसकी पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब ये फरमाइशें कैसे पूरी करें, इसको 3' एंड कहां से दे हम लोग, तो उसके लिए आरएनए आता है, आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर क्या करता है, यहां पर आकर जुड़ जाता है। ये 3 है तो इसके सामने जो है क्या रहेगा बच्चों, 5' रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर है 5' और इसमें मान लीजिए यहाँ पर ये कुछ न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे, नाइट्रोजन क्षारक। अभी नाइट्रोजन क्षारक का जो क्रम है वो हो सकता है थोड़ा अलग अलग हो, तो मैं लेकर चल रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन जुड़ा है, थाइमीन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, 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 साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन, एडेनिन। चलिए, ये हमने मान लिया एडेनिन, एडेनिन। या फिर चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ भी थाइमीन, थाइमीन। समझ रहे, थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा, पहले क्या जुड़ेगा, आरएनए, छोटा सा आरएनए का टुकड़ा। तो आरएनए का छोटा सा पार्ट आया इस तरह से, राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर अगर टी है तो इसके पास में क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए, है ना। ये कौन सा सिरा है, 5'। आगे कौन सा आ रहा है, 3'। फिर से आएगा, ये फास्फेट हो गया और ये हो गया हमारा राइबोस शुगर। अब फिर से बताइए टी है तो यहाँ पर टी के सामने क्या होगा, ए आ रहा होगा। फिर से आगे बढ़ेगा ये और फिर से यहाँ पर टी आ रहा है, तो फिर से यहाँ पर क्या जुड़ा होगा बताओ, एडेनिन। इस तरह से जुड़ा होगा। तो ये जो आरएनए का छोटा सा हमने पार्ट जोड़ा है, दरअसल इसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर छोटा सा आरएनए का टुकड़ा होता है जो कि 4 से लेकर 12 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है। कौन से एंजाइम्स को जोड़ेगा, आरएनए प्राइमेस। ठीक, चलिए, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर 3' एंड सिरा हमें उपलब्ध हो गया, डीएनए आरएनए हाइब्रिड भी बन गया, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा भी है और डीएनए भी है। तो भाई दोनों फरमाइशें पूरी हो गई, तो बोला जाएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आप आइए और अपने काम को अंजाम दीजिए। अब ये भी खुशी खुशी आएगा कि अब भाई हाँ, मुझे मेरी दोनों फरमाइशें पूरी हो गई है, ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके फंक्शन में, अटेंड कर रहा हूँ उस फंक्शन को। तो अभी क्या करेगा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से इनमें से किसी न्यूक्लियोटाइड को उठाएगा, और उठाएगा कैसे, जो यहाँ पर अगला न्यूक्लियोटाइड आ रहा होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, पूरक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए साइटोसिन है तो कौन सा उठाएगा, यहाँ से साइटोसिन के साथ कौन जुड़ना चाहिए, गुआनिन वाला। लेकिन ये ट्राइफॉस्फेट है तो उसको कैसे बदलेगा, वो मोनोफॉस्फेट में, और यहाँ पर जोड़ देगा। तो मान लीजिए ये था इसका 5' सिरा, ये इस तरह से जुड़ गया। यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो इसके पास क्या होना चाहिए था, गुआनिन। फिर से आगे आएगा, अब यहाँ पे गुआनिन है तो इसके पास क्या होना चाहिए, साइटोसिन। फिर ये आगे आया, फिर से यहाँ पे गुआनिन जुड़ा है तो इसके पास क्या होना चाहिए, साइटोसिन। तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ये कौन सा सिरा बचा हुआ है इसका, अभी 3'। ओके, ऐसे यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल चलिए, यहाँ पे ए है तो इसको मान लेते हैं, यहाँ पे टी है, ये ए जी सी, इस तरह से कुछ मान लेते हैं। ओके, और यहाँ मान लेते हैं सी सी जी, तो यहाँ पर टी ए और जी। ठीक, फिर से यहाँ पर नया आरएनए प्राइमर ऐड होगा, नया आरएनए प्राइमर ऐड होगा, क्योंकि 5' सिरा चाहिए नए डीएनए को बनाने के लिए, सॉरी 3' ऐड चाहिए। तो ये आरएनए आ गया, वो साइटोसिन के साथ जुड़ जाएगा और उसके पास में क्या होगा, गुआनिन होगा। तो फिलहाल मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ, समझ लीजिए आप। चलिए, तो आरएनए, अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा कि भाई साहब अब आइए, आपका काम शुरू होता है।
तो यहाँ से न्यूक्लियोटाइड उठाते चले जाएगा, थायमिन के साथ एडेनिन जोड़ेगा, फिर एडेनिन के साथ में थायमिन, फिर एडेनिन के साथ फिर थायमिन, और फिर ग्वानिन के साथ में साइटोसिन, इस तरह से जोड़ता चला जाएगा। और आप यहाँ पर अगर देखोगे तो अब जो ये वाला सिरा है हमारा, ये आगे की तरफ कैसा है, 3' सिरा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब कहानी शुरू होती है अब आगे से कि अब क्या होगा। हमने हेलिकेज एंजाइम के द्वारा अब जो बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं उनको तोड़ा जाएगा, बीच वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, और तोड़ने के बाद में श्रृंखला को खोला जाएगा। तो खोलने के बाद में कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पे डायग्राम मिटाते हैं। चलिए तो आपको समझाने के लिए था, और जब थोड़ा अच्छा सा डायग्राम देखते हैं। चलिए मान लीजिए अब डीएनए को और ज्यादा खोल दिया गया है। ये रहा हमारा रेप्लिकेशन फोर्क, ये रहा, ठीक। तो यहाँ पर ये रहा आपका 3', ये 5, ये 3 और ये 5, ओके। बीच में यहाँ पर काम कर रहा होगा हेलिकेज एंजाइम, कुछ ऐसे दिखा देता हूँ इसको, हेलिकेज एंजाइम को। कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम, यहाँ पे बीच में काम कर रहा है, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। इसके अलावा और क्या क्या होंगे, SSBP आएगा, वो इस तरह से यहाँ पर जुड़ा होगा, इसको स्थायित्व प्रदान करेगा। यहाँ भी SSBP होगा जो इसका स्थायित्व प्रदान करेगा। चलिए अब मान लीजिए हमारे पास में कोई तार है, जैसे बिजली का तार होता है जो एक दूसरे के चारों तरफ लिपटा होता है, और आप उसको अगर बीच से पकड़कर खोलते हो, तो बीच से पकड़कर खोलोगे तो जो ऐठन थी वो थोड़ी सी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी और थोड़ी सी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, ऐठन हो जाएगी। तो ऐसे अगर हम डीएनए को बीच में से खोलते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें सुपर कोइलिंग हो जाती है, ऐठन हो जाती है। तो कुछ ऐठन राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है, कुछ ऐठन लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो उससे डीएनए के रेप्लिकेशन में रुकावट आ सकती है। अब उनको दूर करना जरूरी है। तो उन रुकावट को दूर करता है कौन, टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज करता क्या है, जैसे मान लीजिए ये था डीएनए का हमारा स्ट्रैंड्स, इस तरह से, ठीक। तो जैसे हम इसको खींचेंगे तो थोड़ी सी जो रेठन है वो इस तरफ और थोड़ी सी इस तरफ हो जाएगी शिफ्ट। रेठन दूर करना है, कौन आता है, टोपोआइसोमरेज। वो करता क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रैंड में कट लगाएगा, उल्टी दिशा में इसको खोलेगा, ऐठन दूर करेगा और फिर से चिपका देगा। ऐसे यहाँ पर टोपोआइसोमरेज आएगा, इसको उल्टी दिशा में खोलेगा और फिर से जोड़ देगा। तो इस तरह से इसके ऐठन को दूर कर दिया जाता है। तो ये होता है टोपोआइसोमरेज का काम। मान लेते हैं यहाँ पर है ये हमारा कौन सा एंजाइम, टोपोआइसोमरेज, ओके। तो यहाँ पर क्या जोड़ा हुआ था, यहाँ पर जोड़ा हुआ था हमने RNA प्राइमर। ये कौन सा सिरा था, 5'। फिर उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज आ रहा था और उसने यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस सिंथेसिस की थी नए डीएनए की, क्योंकि यहाँ पर 5' एंड है और यहाँ पर 3' एंड है। और फिर हमने देखा था कि छोटा सा एक टुकड़ा यहाँ पर भी जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा था, ये 5', और उससे आगे चलकर डीएनए जुड़ा हुआ था यहाँ से यहाँ तक, और ये कौन सा सिरा था, 3'। तो अब अगर आप देखो ये वाला जो हिस्सा है ये खाली है। डीएनए के नए खंडों को कहाँ पे जोड़ सकते हैं, सिर्फ 3' एंड पर, ना कि 5 पर, कि 5 पर आपने जोड़ा पीछे की तरफ चल गई, नहीं। यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस इससे इस डायरेक्शन में होगी और यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस ऐसी और ऐसी डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ की तरफ, 3 से 5 वाले सिरे की तरफ ऐसे होगी। तो अब क्या करें, फिर से डीएनए पॉलीमरेज 3rd ही आएगा, लेकिन फरमाइश पूरी करनी है। तो उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए फिर से एक और RNA प्राइमर यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो ये 5' हो गया। अब आएगा हंसी खुशी यहाँ पर जोड़ देगा, मान लीजिए यहाँ तक उसने जोड़ दिया, ठीक। तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे RNA के टुकड़े जोड़ दिए जाते हैं। और डीएनए की जो सिंथेसिस है अगर आप यहाँ पे देखो तो कंटिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं है, बीच बीच में गैप्स आ रहा है। और यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूस हो रही है। तो इन स्ट्रैंड्स को नाम दिया जाता है, इन स्ट्रैंड्स को नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं, वह स्ट्रैंड जहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूस चल रही है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। हिंदी में इसको बोलेंगे अग्रगामी सिरा, अग्रगामी सिरा। और ये सिरा होता कौन सा वाला है, 3', 5' वाला। और वह सिरा जहां पर डीएनए की सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस होती है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड,
लैगिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े हैं इनको बोला जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट या ओकाज़ाकी टुकड़े। तो यहाँ पर ये टुकड़े आकर जुड़ जाते हैं। तो दो स्ट्रैंड ध्यान रखने हैं। लीडिंग स्ट्रैंड, इस पर से क्वेश्चन आ जाता है कौन सा होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, और लैगिंग स्ट्रैंड ये वाला 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। ठीक, इस पर जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो ऐसे होती है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। यहाँ पर जो डीएनए बनेगा नया, उसमें आरएनए प्राइमर हमें बहुत सारे चाहिए होते हैं, क्योंकि हर पार्टिकल को जोड़ने के लिए अलग आरएनए प्राइमर चाहिए। फिर से आपको खोलोगे, फिर से नई जगह बनेगी, तो ये तो सिंथेसिस होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 प्राइम एंड जो है पहले से फ्री है, तो नया न्यूक्लियोटाइड आपस में यहाँ से आसानी से जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर जब भी आप नया डीएनए बनाओगे तभी आरएनए प्राइमर नया जोड़ना पड़ेगा। तो ये टुकड़े बनते हैं जिसको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ओके, चलिए, जब डीएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है, पूरा डीएनए से नया डीएनए बन जाता है, 2 नए डीएनए, तब क्या होता है, हमें डीएनए से नया डीएनए बनाना, उसके अंदर आरएनए नहीं होना चाहिए, साथ में एडेनिन जो है हमें पता है थाइमिन के साथ जुड़ी होनी चाहिए और साइटोसिन ग्वानिन के साथ। अब मान लीजिए जो एंजाइम उससे कुछ गलती हो गई, मान लीजिए साइटोसिन में ग्वानिन की जगह पर उसने एडेनिन को जोड़ दिया। अब ये तो उत्परिवर्तन हो गया, ये अगली जनरेशन में भी जाएगा डीएनए, तो हमारी सेल नहीं चाहेगी कि अगली जनरेशन में जो डीएनए है वो बेकार डीएनए जाए या उसमें कुछ गड़बड़ रह जाए। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, ये एंजाइम करते क्या है, फर्स्ट और थर्ड वाले, ये प्रूफ रीडिंग करते हैं। यानी कि जैसे हमने कोई पेपर दिया, पेपर देने के बाद हम जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर से एक बार उसको पलट के देखते हैं कि हमने कोई उसमें गलती तो नहीं कर दी है, अगर गलती कर दी है तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज पहले यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ तो देगा, जोड़ने के बाद में फिर से चेक करता है एक बार कि क्या मैंने डीएनए को सही जोड़ा है, यानी कि वो ये चेक करता है, ये एंश्योर करता है कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ा है और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा है कि नहीं। और अगर कहीं पर कोई मिसमैच हो जाता है तो वहां से उस पार्ट को अलग करके हटा दिया जाता है और एक नॉर्मल पार्ट लगा दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। ओके, चलिए, फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में यहाँ से आरएनए प्राइमर को हटाया जाएगा। तो जैसे आप आरएनए प्राइमर यहाँ से हटाओगे तो क्या देख रहे हो, बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स रह गए। अब इन गैप्स को कौन फिल करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो यहाँ पर ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, यहाँ पर भी ये नए गैप्स को फिल कर दिया जाता है और नए न्यूक्लियोटाइड को आपस में फिर जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है और फिर डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए, इसको एक बार और समराइज कर लेते हैं। इसका डायग्राम बनाना चाहते हो कोई, बना सकते हो। चलो इसको समराइज करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, एक डीएनए से 2 नए डीएनए का बनना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसमें एक स्ट्रैंड नया वाला और एक पुराना वाला होता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं डीएनए का अर्ध संरक्षित द्विगुणन, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बारे में किसने बताया था, मेसेल्सन और स्टाल ने। इस पर एक्सपेरिमेंट किया था इकोलाई बैक्टीरिया पर। कौन से मीडियम में ग्रो कराया था, नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में, हैवी नाइट्रोजन। फिर हमने देखा रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन कैसे कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ओरिजिनल रेप्लिकेशन को पहचाना जाता है, जहां से रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में सिर्फ एक ही ओरिजिनल रेप्लिकेशन होता है और यूकैरियोटिक के अंदर बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं मोनो रेप्लिकोनिक और यूकैरियोटिक को बोलते हैं मल्टी रेप्लिकोनिक। ठीक, तो कहां से स्टार्ट किया जाता है, जहां पर 80 सीक्वेंस पाए जाते हैं। 80, क्योंकि ए डबल बॉन्ड टी को तोड़ना आसान है सी ट्रिपल बॉन्ड जी की अपेक्षा। तो वहां से उसको तोड़ा जाएगा। डीएनए ए प्रोटीन आता है, उसको ऐसे खोल देता है। फिर डीएनए हेलिकेज आएगा, वो यहाँ पे जो बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ना शुरू करेगा। जैसे वो तोड़ेगा तो कुछ एटम राइट साइड में और कुछ एटम लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। इस एटम या तनाव को दूर करता है टोको आइसोमेरेज या डीएनए गाइरेज। तो वो एक स्टैंड में कट लगाएगा, उल्टा खोलेगा इसको, फिर से जोड़ देगा। दूसरे स्टैंड में यहाँ पे कट लगाएगा, फिर से उल्टा खोलेगा, फिर जोड़ देगा और टेंशन रिमूव हो जाएगी। एसएसबी होता है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो डीएनए को स्थायित्व प्रदान करता है, ताकि रेप्लिकेशन के जो दौरान डीएनए जो है वो इधर उधर थोड़ा सा डगमगाए ना, आसानी से स्टेबल रहे, ताकि डीएनए का रेप्लिकेशन आसानी से हो सके। फिर हमने देखा कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, जिसकी 2 फरमाइशें होती है कि वहीं पर काम करेगा जहां पर पहले से 3 प्राइम OH अवेलेबल है। दूसरा, ये वहीं पर काम करेगा कि जहां पर पहले से डीएनए आरएनए हाइब्रिड हो। तो इसलिए आरएनए प्राइमर को पहले जोड़ा जाता है। कौन सा एंजाइम जोड़ेगा, प्राइमेज एंजाइम। तो छोटा सा आरएनए का टुकड़ा जोड़ दिया जाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा और वो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस करेगा इस स्टैंड पर। तो जिस स्टैंड पर डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअसली हो रही है उसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। जहां पर डीएनए की सिंथेसिस टुकड़ों के रूप में होती है उसको बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। तो लैगिंग स्टैंड में आरएनए प्राइमर बहुत सारी जरूरत पड़ती है।